हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसके अंदर हम चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से समझेंगे। और चैप्टर 1 के अंदर जो सिलेबस है आपका वो BTUP के अकॉर्डिंग ये रहा। अब इसी के साथ ही साथ आपका जो चैप्टर 1 है उसको हम क्वेश्चंस और आंसर के थ्रू देखेंगे और किस तरीके के आपके इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके के आप आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे अपने नोट्स में, ये भी हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस और उसके साथ उसके आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन हमारा, what is the pharmaceutical chemistry and explain the scope and objective। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी क्या होती है और उसको हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं और उसके जो स्कोप है उसको भी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में आप सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, अब उसके अंदर आप उसको समझाएंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को मेडिसिनल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है उसी को हम एक का नाम से जानते हैं जो होता है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। और यह केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें ड्रग्स की डिजाइन, सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड एनालिसिस का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि जो हमारी क्या है ये ऐसा जो हमारी ड्रग है, तो ड्रग की जो हमारी डिज़ाइन है, उसकी जो सिंथेसिस है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसको जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी स्टडी किसके अंदर की जा रही है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर की जा रही है। अब यहाँ पर हमारे रहते हैं इसके मुख्य ऑब्जेक्ट, जो कि आप अगर शॉर्टकट में देखें उसके ऑब्जेक्ट एंड स्कोप तो इस तरीके के आप लिखेंगे। अगर इन्हीं को अगर आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल तो आपको यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उन्हीं को जो आपने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं पॉइंट्स को आप ऐसे हेडिंग डाल के उसके बाद अंदर की तरफ लिखेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं शॉर्ट वेज में। तो इसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है? तो नई औषधियाँ यानी कि न्यू ड्रग की खोज करना और उनका विकास करना। यानी कि जो हमारी न्यू ड्रग हैं उनको हमें खोज करेंगे, यानी उनकी खर्च मतलब उनकी जो सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उसका हम डेवलपमेंट भी करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें कि मानव शरीर में दवाओं की इंटरेक्शन का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग्स की सेफ्टी और उसकी एफिकेसी को भी हमें यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा। फिर नेक्स्ट रहता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप, यानी कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसका क्या स्कोप है वो देखते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विभिन्न सब्जेक्ट के ज्ञान को जोड़ता है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये सब क्या है? इन सब सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? एक साथ जोड़ रहा है। और इन सभी सब्जेक्ट की हेल्प से ऐसे थेराप्यूटिक कंपाउंड्स विकसित किए जाते हैं जो रोगों की रोकथाम या उपचार में यूजफुल होते हैं, अभी उपयोगी हो गए। अब यहीं पर अगर हम इनको डिटेल में देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के उद्देश्य क्या हैं? तो इसमें हमारे 5 पॉइंट हैं। आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में आप इनकी हेडिंग लिख सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो ये जो हिंदी यही है इन्हीं को आप ऐसा हेडिंग डाल के इसको लिख सकते हैं। तो पहला है न्यू ड्रग डिस्कवरी, यानी कि नई औषधियों की खोज। तो नई ड्रग कंपाउंड की खोज और निर्माण किया जाता है जो विभिन्न रोगों के उपचार या रोकथाम में उपयोगी होता है। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी नई ड्रग हैं अब हम नई ड्रग को हम क्या कर रहे हैं? डिस्कवर कर रहे हैं, खोज रहे हैं,
जिससे क्या होगा, हमारे जो नए नए कंपाउंड्स हैं उनको हमें खोजेंगे तो हमें उनका निर्माण किया जाएगा, और निर्माण करने के बाद जो हमारी डिसीज़ है हम उस डिसीज़ को क्या करेंगे, ऐसा क्योर करेंगे और उसको हम ट्रीट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इन्हांसिंग ड्रग क्वालिटी। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ड्रग का हमने खोज की थी अब उन्हीं ड्रग की क्वालिटी को क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यह दवा की क्वालिटी को बेहतर बनाता है जिससे वे सुरक्षित हो, इफ़ेक्टिव हो और आसानी से अवेलेबल हो सके। फिर नेक्स्ट रहता है थर्ड, ऑप्टिमाइजिंग केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है उसको ऑप्टिमाइज करना। तो दवाओं की केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके उनकी पोटेंशियल बढ़ाई जाती है और उनकी सिलेक्टिविटी को भी सुधारी जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट को भी कम किए जाते हैं। यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर में क्या ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, यानी कि हमारा ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि उसका ऐसा मॉडिफिकेशन होना चाहिए उसकी जो क्षमता है, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को बढ़ा दे, और उसकी जो सिलेक्टिविटी है, यानी कि हम उस ड्रग को ले रहे हैं उसका भी सुधार किया जाना चाहिए, और उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट अगर हैं ज़्यादा हैं तो उसके कम होने चाहिए, और कम है तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। इस तरीके हमें साइड इफ़ेक्ट कम किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है कि अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि अब हमें यहाँ पे जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकते, समझ सकते हैं। तो दवाओं के मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे कार्य करती है इसका अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग और बॉडी के बीच क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसका विश्लेषण करना, और इससे दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। फिर फिफ्थ रहता है इवैल्यूएटिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारी सुरक्षा एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ड्रग की टॉक्सिसिटी और एफिकेसी को इवैल्यूएट करते हैं, और मानव यानी कि जो ह्यूमन की यूज़ से पहले सभी प्रकार के यानी सभी आवश्यक टेस्ट किए जाते हैं। जैसे आपने ट्रायल सुना होगा, ट्रायल फर्स्ट, ट्रायल सेकंड, ट्रायल थर्ड, या फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, है ना। इस तरीके के, यानी कि सबसे पहले आपका अगर कोई ड्रग बनती है तो ड्रग का सबसे पहले यूज़ कहाँ किया जाता है, एज एनिमल, वो भी किस पे, या तो आपका रैबिट पे किया है या फिर आपके चूहों पे किया जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेज पे हमारा किस पे किया जाता है, ह्यूमन पे किया जाता है। फिर दवाओं को इस रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के अनुसार सुरक्षित सिद्ध किया जाना चाहिए। अब इसके अगर हम, ये तो हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए पांचों। अब बात आती है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारे 5 पॉइंट हैं कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ड्रग सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर, क्वालिटी कंट्रोल, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डिलीवरी, ये 5 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, यानी कि औषधि की खोज एवं विकास, तो नई बीमारियों के उपचार के लिए नई केमिकल कंपाउंड की खोज करना और उन्हें विकसित करना। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास नई बीमारियाँ आ रही, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में हमारी कोरोना वाली वैक्सीन्स बनी थी कि नहीं बनी थी, बनी थी ना। तो इसी तरीके से वो क्या थी, उस टाइम पे नई बीमारी थी ना, कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा कोरोना क्या होता है, लेकिन पता चला, हमने खोज की, तो खोज करने के बाद उसकी जो हमने जो वैक्सीन्स बनाई उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, नई बीमारियों के उपचार के लिए नई केमिकल कंपाउंड की खोज करना और उन्हें विकसित करना। फिर इसमें दवा की पहचान, परीक्षण एवं सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि जो हमारी ड्रग की आइडेंटिफिकेशन है
उसका जो टेस्ट किया जा रहा है वो हमारा सेफ और उपयोगी सुनिश्चित किया जाता है। फिर नेक्स्ट रहता है हमारे ड्रग सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो ड्रग का संश्लेषण है और उसका जो स्ट्रक्चर है अब उसको भी देखा जाता है। तो ड्रग का केमिकल सिंथेसिस करना, दवा के स्ट्रक्चर को इस प्रकार डिजाइन करना जिससे कि वह प्रभावी रूप से कार्य करे, प्रभावी रूप से यानी कि वो इफेक्टिव अपना एक्शन दे। फिर नेक्स्ट रहता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है कि जो हमारी प्रिपेयर की गई दवाएं होती हैं, दवाओं की क्वालिटी और उसकी प्योरिटी को एनालाइज किया जाता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि ड्रग स्टैंडर्ड के अनुसार वो हमारी सेफ एंड इफेक्टिव हो। फिर नेक्स्ट रहता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें क्या है कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब और फार्माकोडायनेमिक्स का काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स से समझ लो। काइनेटिक्स में क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या एक्शन दे रही है वो हमारी आएगी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। और डायनेमिक्स में कि जो हमारी ड्रग है, ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या एक्शन कर रही है तो वो हमारा आएगा फार्माकोडायनेमिक्स में। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें तो बॉडी में ड्रग का अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन कैसे होता है इसका अध्ययन करना फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो ड्रग बॉडी पर क्या प्रभाव डालती है और किस प्रकार कार्य करती है इसका अध्ययन करना फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है ड्रग फॉर्मुलेशन डिलीवरी। तो ड्रग्स को विभिन्न रूपों में तैयार करना जैसे कि टैबलेट, इंजेक्शन, पैचेस ईटीसी, और दवाओं को शरीर तक सही मात्रा यानी कि जो एक्यूरेट क्वांटिटी है और एक्यूरेट जो हमारे लेवल है यानी सही तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया का विकास करना, ये हमारी रहेगी ड्रग फॉर्मुलेशन डिलीवरी। इसी तरीके से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है कि व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यहीं पे हमारा ये पहला चैप्टर मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन चैप्टर 1 का ही कि डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और या फिर हम एक और देखें तो डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इस तरीके का हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है। अब इसका भी हम देखते हैं। तो इसमें एरर क्या होता है? एरर यानी कि मापे गए मान और सही स्वीकृत मान के बीच के अंतर को संदर्भित करना, यानी कि एक तो हमने मेजर कर लिया उसकी क्वांटिटी को और एक हमारे पास दिया गया है, तो उन दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा? डिफरेंस करना होगा। जैसे एरर्स क्या है? रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू और एक्सेप्टेबल वैल्यू। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यह साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट में एक इम्पोर्टेंट पहलू है क्योंकि यह रिजल्ट की एक्यूरेसी, विश्वसनीय का आकलन करने में हेल्प करता है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये हमारे 3 तरीके से हो रहा है, यानी कि डिटर्मिनेटेड या सिस्टमेटिक या कांस्टेंट एरर, इनमें से कोई भी एक नाम दे दो। दूसरा हमारा इनडिटर्मिनेट जिसे हम रैंडम एरर के नाम से भी जानते हैं, और ग्रॉस एरर। ये हमारे 3 हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पहला वाला कि डिटर्मिनेटेड एरर। डिटर्मिनेटेड एरर बोल दो या फिर इसको सिस्टमेटिक एरर बोलो या फिर इसको कांस्टेंट एरर बोलो, बात सेम है। तो यहाँ पे देखें तो यह हमारा रिपीटेबल एरर होता है। रिपीटेबल मतलब बार बार ये हमें एरर देखने को मिलता है, जो हमारे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है। फॉल्टी मतलब जो हमारे खराब इंस्ट्रूमेंट है या फिर फ्लॉड एक्सपेरिमेंट मेथड से उत्पन्न होता है, जैसे ब्यूरेट हो गया और हमारा पिपेट हो गया। और जब किसी प्रयोग या माप से
माप में गलती हमेशा ज़्यादा या हमेशा कम परिणाम दे तो उसे सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर वह एरर है जो मापन में हर बार एक समान दिशा में होती है और परिणाम को लगातार गलत बताती है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको ऊपर यही समझा चुकी हूँ। यहाँ पर रिपीटेबल एरर हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमें फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की या फिर वजह से देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट रहता है एग्जाम्पल, जैसे कि यदि हमारा थर्मोमीटर है जो कि हर बार 2 डिग्री सेल्सियस हमारा ज़्यादा दिखाता है, तो ये कौन सा है, ये हमारा सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर बोल दो, कांस्टेंट एरर बोल दो या डिटर्मिनेटेड एरर बोल दो। फिर बैलेंस अगर हर बार कम वजन बताए तो हमारा सिस्टमैटिक एरर। बात वही है, अगर हमारा बैलेंस कर रहे हैं और अगर वो कम बता रहा है तो सिस्टमैटिक एरर, अगर ये ज़्यादा बताएगा तब भी सिस्टमैटिक एरर है। थर्मोमीटर में भी अगर 2 डिग्री से कम बता रहा है तब भी हमारा सिस्टमैटिक एरर, और ज़्यादा बता रहा है तब भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे क्या सा होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए, पर वहाँ पे तो बराबर नहीं है, वहाँ पे तो कम या ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट रहता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर की यानी इसी में ही हमें कुछ और हमें एरर देखने को मिलता है, जैसे कि पर्सनल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, केमिकल एरर हो गया, कांस्टेंट एरर हो गया और एरर ड्यू टू द मेथोडोलॉजी हो गया। पर्सनल एरर का मतलब क्या होगा, ये एरर एनालिसिस हैंडलिंग व्यक्तियों के कारण होता है, यानी कि जो हमारा एनालाइज कर रहे होंगे उन्हीं जो व्यक्ति होते हैं जो कि एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज के टाइम पे ही हमें क्या करते हैं, एनालाइज हैंडलिंग के टाइम पे एरर देखने को मिलता है। जैसे कि वो लापरवाही करें या अज्ञानता या इग्नोरेंस के कारण ये हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार के एरर को ऑपरेटिव एरर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ह्यूमन के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा होता है, जो कि पर्सन के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल समझ कि इंस्ट्रूमेंटल की खराबी की वजह से देखने को मिलेगा एरर। तो ये एरर खराब इक्विपमेंट या लो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट के कारण होती है। अगर केमिकल एरर की बात करें तो ये एरर तब होती है जब इम्प्योरिटी या दूषित पदार्थों वाले केमिकल या रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं जो रिएक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं और रिजल्ट को इफेक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है कांस्टेंट एरर, जो क्या रहता है, मल्टीपल मेजरमेंट से एक ही कांस्टेंट एरर दिखाई देता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, ऐसा कांस्टेंट, यानी कि ऐसे बोलते हैं ना स्टैचू हो जाओ, स्टैचू में मतलब क्या कि वहीं के वहीं खड़े रहो। ऐसी है कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट एरर है, यानी कि वो वहीं पे ही गलती दिखाएगा। अगर वो 2 पॉइंट पे ही हमारी अगर वो एरर दिखा रहा तो वो बार बार 2 पॉइंट पे ही एरर दिखाएगा, यानी कि मल्टीपल मेजरमेंट में से एक ही कांस्टेंट एरर दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एरर ड्यू टू द मेथोडोलॉजी। तो यह एनालिसिस में एक गंभीर एरर होता है क्योंकि यह एक फॉल्टी मेथड है, जैसे कि इम्प्योरिटी को को प्रेसिपिटेशन या फिर स्टिकली या फिर हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ द पिपेट और इनकम्प्लीट रिएक्शन के थ्रू देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट को ही हम क्या नाम से जानते हैं, रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन यानी कि अप्रत्याशित उतार चढ़ाव होता है जो प्रत्येक माप के साथ भिन्न होते हैं, जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल से उत्पन्न होता है। रैंडम एरर को बार बार माप के साथ कम किया जा सकता है क्योंकि कई टेस्ट उनका एवरेज इफेक्ट कम कर देता है। रिलेटिव एरर इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। फिर नेक्स्ट रहता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है, ये एरर ह्यूमंस के मिस्टेक के कारण लार्ज अमाउंट में एरर देखने को मिलता है। ग्रॉस एरर में क्या होगा, ये मोस्टली ह्यूमन की वजह से हो रही है, ह्यूमन की मिस्टेक की वजह से
तो मिस्टेक की वजह से हो रही, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। सच है, जैसे रिकॉर्डिंग करते टाइम या इनकरेक्ट डाटा फिलिंग के टाइम या इक्विपमेंट मैल फंक्शन के कारण हमें देखने को मिलता है। अगर सोर्सेस ऑफ एरर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे ये सोर्सेस देखने को मिल रहे हैं एरर्स के, जैसे ह्यूमन एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, environmental error, observational error, theoretical error, sampling error, systematic error, random error, software errors, communications error। अगर यहाँ पे हम मेथड टू मिनिमाइज एरर करें, यानी कि एरर्स को कम करने के लिए जो मेथड ही रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर्स, केमिकल्स एरर्स, मेथोडोलॉजी एरर्स एंड इनडिटर्मिनेटेड एरर्स। फिर नेक्स्ट हमारा जैसे इसी में इसे देखें तो ह्यूमन एरर यानी कि गलत पढ़ना, लापरवाही, गलत रिकॉर्ड तैयार करने की वजह से। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि खराब या दोषपूर्ण उपकरण की सीमा है। इन्वायरमेंटल एरर मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का असर के वजह से देखने को मिल सकता है। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब गलत या स्केल पढ़ने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट थियोरेटिकल एरर मतलब धारणाओं या समीकरण की वजह से हो सकता है। सैम्पलिंग एरर मतलब अपर्याप्त सैंपल की वजह से देखने को मिल सकता है। नमूने मतलब सैंपल। सिस्टमैटिक एरर की मतलब जो मेजर करने पर एक समान दिशा में होती है और रिजल्ट लगातार गलत बताती है। रैंडम एरर मतलब अनकंट्रोलेबल रहता है। सॉफ्टवेयर एरर मतलब बग्स, इनकरेक्ट एल्गोरिथम और डाटा करप्शंस। कम्युनिकेशंस एरर मतलब गलतफहमी, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम्स एंड डाटा लॉसेस की वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चंस भी कंप्लीट होता है। लेकिन अभी हमारा क्या रहेगा, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो अब इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ऐसे शुद्धता, और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, परिशुद्धता। तो क्या हो रहा है कि एक्यूरेसी क्या है कि मापा गया परिणाम यानी कि मेजर्ड वैल्यू सही वास्तविक मान यानी कि ट्रू वैल्यू के कितने पास है, ट्रू वैल्यू पर निर्भर होता है। सिस्टमैटिक एरर से प्रभावित होता है, और यदि परिणाम सही वैल्यू के पास बहुत पास है, हाई एक्यूरेसी है, तो हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल ऐसे ट्रू वैल्यू, ट्रू वेट हमारा कितना 100 mg, मेजर वेट कितना 99.9 mg, यानी कि कितना कम है 0.1। तो यह कैसा है, हाई एक्यूरेसी है। अगर प्रिसीजन की बात करें तो बार बार मापन करने पर सभी परिणाम आपस में कितने पास आते हैं। जैसे कि इसमें देखें तो ये कैसा है, रिपीटेबिलिटी पर निर्भर करता है, और ये किस पर निर्भर करता था, ट्रू वैल्यू पर निर्भर कर रहा था, और ये रिपीटेबिलिटी पर निर्भर कर रहा है। ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा एरर है, सिस्टमैटिक एरर है। लेकिन प्रिसीजन कौन सा एरर है, ये रैंडम एरर से प्रभावित होता है। यदि बार बार मापने पर लगभग एक जैसे परिणाम आए तो वो हमारा हाई प्रिसीजन रहता है। जैसे एग्जाम्पल में मापन पर 98.5 mg, 98.6 mg, 98.45 mg, तो 5, 6 और 4 ये जो आ रहे हैं पीछे, ये कैसा है, हमारा प्रिसीजन है, और ये आपस में पास है, ऐसा हाई प्रिसीजन। लेकिन सही वैल्यू इनकी क्या है, 100 mg से दूर है, इसलिए क्या है, एक्यूरेसी कम है। जैसे अगर हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन तो हमारा बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अगर हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन तो यानी कि अनस्टेबल मेथड रहेगा, और लो एक्यूरेसी प्लस लो प्रिसीजन तो पुअर मेजरमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात आती है फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट्स वे अंक डिजिट होते हैं जो किसी मापन यानी मेजरमेंट की सही जानकारी और उनकी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अ रूल्स
फॉर मेजर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो इसमें हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि जो जीरो नंबर होता है वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, लेकिन जीरो के बाद आने वाले नंबर जैसे 1 से 9 नंबर वो हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे 456 तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, क्यों, 1 2 3। अगर यहाँ पे जीरो आता तो जीरो हमारा नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट रहता, और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट आता है, जैसे कि 1002। तो हाँ, तो हमें यहाँ पे 00 को भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नेक्स्ट एक है, तो डेसिमल के बाद आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, एग्जाम्पल ऐसे 2.50, 0.030। और इसमें देखें तो कितना है, तो 1 2 3, हाँ यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पे 1 2 केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.0 ये हमारा कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में जो दो नंबर हैं उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नेक्स्ट, डेसिमल से पहले वाले लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अगर हमारे वही बताया अभी जो ऊपर आ गया था 0.030, जैसे 0.0056, तो हमें यहाँ पे 56 को कैलकुलेट करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे ये दे रखे हैं MCQs, इनके आप आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ये वाला क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिफाइंड एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है, define the term impurities in pharmaceutical enlist the explain the various sources of impurities in pharmacopoeial substance, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बतानी, इम्प्योरिटीज बतानी है फार्मास्यूटिकल्स की, और इसी के साथ ही साथ जो फार्माकोपियल सबस्टांस में इम्प्योरिटीज हैं उनके क्या सोर्सेस हैं वेरियस, उनके बारे में भी हमें अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना। अब हम ये स्टार्ट करें, डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। तो इसमें जैसे इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी फार्मास्यूटिकल्स की इम्प्योरिटीज क्या है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इम्प्योरिटीज ऐसा आपकी अशुद्धियाँ है ना, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंस। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इम्प्योरिटीज अनवांटेड सब्सटेंस को कहा जाता है। यह ड्रग सब्सटेंस एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फॉर्मुलेशन में छोटी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। ये इम्प्योरिटीज ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी को इफेक्ट डाल सकती हैं, यानी कि अगर कोई हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन गया है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई तो हमारी इम्प्योरिटीज आने की वजह से उसका जो थेरापेटिकल एक्शंस है, यानी कि उसके अंदर जो सेफ्टी है, एफिकेसी, स्टेबिलिटी है, वो हमारी कैसी हो जाएगी, अफेक्ट डाल दे, यानी कि उसके अंदर हमारा साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हमारा ये एक ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, अब इसमें क्या हुआ, हमारी फॉरेन पार्टिकल्स आ गए। जैसे हमारा फॉरेन पार्टिकल्स आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इम्प्योर हो गया। और जो हमारा फॉरेन पार्टिकल्स वो हमारा क्या है, ऐसा इम्प्योरिटीज। तो अब सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करें, इम्प्योरिटीज के क्या सोर्स हो सकते हैं, तो लाइक ऐसा रॉ मटेरियल, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिग्रेडेशन एंड अडल्ट्रेशन, ये हमारे क्या है, सोर्सेस हैं इम्प्योरिटीज की। फिर नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल। तो फार्मास्यूटिकल के, यानी रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ, तो फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल को या तो सिंथेसाइज किया जाता है या नेचुरल सोर्सेस जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स
आदि से प्राप्त किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान बांझे पदार्थ के साथ कुछ अदर पदार्थ जैसे अशुद्धियों के निशान भी बांझे पदार्थों से मिल जाते हैं। इसलिए हमेशा शुद्ध रूप में उपलब्ध रॉ मटेरियल का यूज़ करना आवश्यक रहता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही क्या रहेगा, रॉ मटेरियल में अगर अशुद्धियाँ आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, तो आगे चल के हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको ही हमें प्योर लेना होता है। अगर हम वहाँ पे इम्प्योर लेंगे तो आगे चल के ही खराब हो जाएगा। क्या मतलब है, इसलिए हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को ऐसा आपको शुद्ध लेना होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो ड्रग्स एंड केमिकल्स का निर्माण विभिन्न रॉ मटेरियल्स एंड मेथड का यूज़ करके किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, यानी कि जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग धूल मिट्टी अगर आ गई या कोई भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स आ गया तब भी तो इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इम्प्योरिटीज आ सकती हैं और इम्प्योरिटीज का प्रकार और मात्रा उपयोग की जाने वाली विधि के अनुसार भिन्न होती है। जैसे मल्टी स्टेप सिंथेसिस में इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें इम्प्योरिटीज ट्रांसफर से बचने के लिए प्यूरिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है, यानी शुद्धिकरण करते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग, यानी कि अब हमारी जो स्टोरेज कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, तब भी तो हमारी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल्स और ड्यूरिंग द स्टोरेज इम्प्योरिटीज उत्पन्न हो सकती है, जैसे मॉइस्चर, कंटामिनेशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से भी। डिग्रेडेशन की बात करें तो समय के साथ या कुछ स्टोरेज कंडीशन के तहत केमिकल डिग्रेडेशन से भी इम्प्योरिटीज हो सकती है। नेक्स्ट रहता है अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन में क्या है, लाभ के लिए जानबूझकर सस्ते यानी चीप पदार्थ मिलाना भी इम्प्योरिटीज का एक स्रोत है। बोलते हैं ना अडल्ट्रेशन कर दिया, यानी कि उसमें मिलावट पदार्थ आ रहा है, चीनी में कुछ और डाल दिया है, वाइट पाउडर सा, तब भी वो क्या है, हमारी इम्प्योर हो गई है, अडल्ट्रेट कर दिया है। ये सब क्या है, ऐसा चीप मटेरियल डाला और जानबूझकर यानी कि उसमें क्या करते हैं, मिलावटी कर दें, है ना, और जिससे कि हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए ना, इस वजह से तब भी क्या रहती है, इम्प्योरिटीज आ सकती है ना, ये भी एक स्रोत है। तो इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ की बात करें कि इम्प्योरिटीज़ के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वो हमारी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, थेराप्यूटिक इनफिशिएंसी भी हो सकती है, एडवर्स रिएक्शन भी कॉज कर सकता है, स्टेबिलिटी उसकी हेल्थ रिस्क भी हो शो कर सकता है, और सेंसरी चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे क्या है। तो टॉक्सिसिटी क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज टॉक्सिक हो सकती हैं और पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और थेराप्यूटिक इनफिशिएंसी यानी कि ये इम्प्योरिटीज किसी ड्रग की प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं क्योंकि ये उसके फार्माकोकाइनेटिक्स को इफेक्ट डालती हैं। एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो ये इम्प्योरिटीज साइड इफेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न कर सकती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये इम्प्योरिटीज किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है जिससे उसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। हेल्थ रिस्क की बात करें तो ये कुछ सीमा से ऊपर की इम्प्योरिटीज हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है जिससे एडवर्स रिएक्शन और लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। सेंसरी चेंजेस की बात करें तो इम्प्योरिटीज ड्रग की प्रेजेंसी में टेस्ट, ऑर्डर और कलर को बदल सकती है जिससे यह पेशेंट के लिए कम एक्सेप्टेबल हो सकती है। ये हमारे क्या है, ऐसा आपके इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। यहीं पे आपका ये वाला क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका डी फार्मा के लिए, बहुत ज़्यादा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो आपको इतना सारा
ये कंसेप्ट लिखना होगा। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज़ द लिमिट टेस्ट, कि लिमिट टेस्ट हमारा क्या है। तो क्या होता है लिमिट टेस्ट, तो हर प्रोडक्ट को ह्यूमन या एनिमल यूज़ करने के लिए थेराप्यूटिकल रूप से सेफ होना चाहिए। ड्रग्स मैन्युफैक्चर से पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि सभी कंपाउंड ड्रग सॉल्यूशन ETC इम्प्योरिटी से फ्री हों। इम्प्योरिटी प्रोडक्ट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकती है, जैसे कि उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, और ये ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट को भी प्रभावित कर सकती है और टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है। तो लिमिट टेस्ट क्या है, तो लिमिट टेस्ट हर प्रोडक्ट को, यानी कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमारे ह्यूमन के हो गए या एनिमल के हो गए, जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, वो हमारा कैसा होना चाहिए, थेराप्यूटिकली सेफ होना चाहिए। अगर वो थेराप्यूटिकली सेफ नहीं है तो यानी कि वो हमारा एडवर्स एक्शन देगा या फिर वो हमारा कोई भी साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। फिर नेक्स्ट रहता है कि ड्रग मैन्युफैक्चर से पहले, अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ड्रग की, तो उससे पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना होता है कि ये जो हमारा कंपाउंड है, ड्रग का सॉल्यूशन है, वो हमारा इम्प्योरिटीज से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे इम्प्योरिटीज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रहता है कि इम्प्योरिटीज प्रोडक्ट के जो भी हमारे फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक ऐसा उसका जो कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, और केमिकल मतलब उसके अंदर जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो कहीं ऐसा इन्वायरमेंट के थ्रू कहीं वो चेंज ना हो जाए या किसी केमिकल के थ्रू वो हमारा चेंज ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट रहता है कि ये ड्रग के थेराप्यूटिकल एक्शन को भी प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि हमारा टॉक्सिक इफेक्ट भी उत्पन्न कर सकती हैं। अब बात रहती है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, तो यह एक हमारा सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसका ऑब्जेक्ट किसी पदार्थ में प्रेजेंट बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटीज की आइडेंटिफिकेशन करना और उसको कंट्रोल करना रहता है। यह टेस्ट कॉमनली कंपाउंड को इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि जो हमारा इसका जो एपरेटस है लिमिट टेस्ट का वो क्या है, तो इसका जो एपरेटस यूज फॉर परफॉर्मेंस लाइक एज लिमिट टेस्ट, तो हमारा लिमिट टेस्ट के लिए जो हमारा एपरेटस यूज़ किया जा रहा है वो हमारा नेजलर सिलेंडर रहेगा, जो कि हमारा इस तरीके का बना रहता है। अब नेजलर सिलेंडर हो गया। अब जो कि हमारे लिमिट टेस्ट में यूज़ किया जा रहा है, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में हमारा क्या रहेगा लिमिट टेस्ट का, कि क्वालिटी कंट्रोल में इसका रहेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड आपका कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबिलिटी। तो क्वालिटी कंट्रोल में जैसे कि केमिकल या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की प्योरिटी एंड क्वालिटी को इंश्योर करता है। हेल्थ सेफ्टी की बात करें तो यह कंफर्म करता है कि हार्मफुल इम्प्योरिटीज उस लेवल से नीचे है जो ह्यूमंस या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। रेगुलेटरी कंप्लेंट्स की बात करें तो यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट लीगल एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को पूरा करता है। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो लैब्स में रूटीन टेस्टिंग के लिए सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है। रिलायबिलिटी की बात करें तो इम्प्योरिटीज़ का आकलन करने के लिए एक कंसिस्टेंट मेथड प्रदान करना होता है। अगर लिमिट टेस्ट की बात करें तो ये हमारे लिमिट टेस्ट हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि इसमें से कोई भी पूछ लिया जाता है। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो जो हमारे ये जो 1, 2, 3, 4 ये जो लिमिट टेस्ट है ये वाले में तो आपका कौन सा एपरेटस यूज़ होगा,
तो 1 2 3 4 इनमें आपका रहेगा नेजल सिलेंडर यूज रहेगा, लेकिन जो हमारा आर्सेनिकल लिमिटेस होता है यहाँ पे हमारा गट जेट एपरेटस यूज रहता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आर्सेनिक का जो लिमिटेस है उसमें आपका एपरेटस कौन सा यूज किया जाता है। और ये चारों में तो आपका नेजल सिलेंडर और इसमें आपका गट जेट एपरेटस है। चलिए अब समझते हैं एक एक करके ऐसा आपका क्वेश्चन के थ्रू। तो राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए आपका क्या रहेगा, तो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है, अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो यह टेस्ट किसी सैंपल में मौजूद क्लोराइड की उपस्थिति सीमाएं निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि बनाया गया है। अब क्लोराइड की हमें वहाँ पे प्रेजेंसी देखने के लिए सैंपल के अंदर, तो प्रिंसिपल देखें तो यह जो हमारा टेस्ट है, तो यह टेस्ट सोडियम क्लोराइड और हमारा सिल्वर नाइट्रेट के बीच रिएक्शन पर आधारित रहता है और एसिडिक कंडीशन में यह प्रोसेस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट लाइक ऐसा आपका सिल्वर क्लोराइड। अब हम यहाँ पे देखें तो यही हमारी रिएक्शन, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, जब हम इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन यानी कि डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है जो कि वाइट कलर पीपीटी दे रहा है और हमें सोडियम नाइट्रेट भी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे प्रोसीजर की बात करते हैं तो टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल, तो इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना रहता है। तो यहाँ पे टेस्ट सैंपल की बात करें तो डिजॉल्व गिवन सैंपल इन 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 10 ml डिस्टिल वाटर में हम सैंपल को डिजॉल्व करेंगे और सैंपल को डिजॉल्व करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसा आपका नेजल सिलेंडर में, और नेजल सिलेंडर में ट्रांसफ़र करके हम क्या कर देंगे, वहाँ पर जहाँ तक वो हमारा पहुँचा वहाँ तक उसको हम T से डिनोट कर देंगे और T से डिनोट कर देंगे, या T का मतलब होता है टेस्ट सॉल्यूशन, और उसको फिर हम नाइट्रिक एसिड 10 ml नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड करेंगे और उसको फिर हम डाइल्यूट करेंगे विद 50 ml, डाइल्यूट मतलब वाटर के साथ हम उसे 50 ml डाइल्यूट करेंगे नेजल सिलेंडर में और उसके अंदर 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को डालेंगे, ऐड करेंगे और उसको हम हल्का हल्का स्टेयर करेंगे, हिलाएंगे और उसे 3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर क्या टर्बिडिटी आ रही है, क्या धुंधलापन आ रहा है, वाइट कलर क्या आ रहा है, और उसको फिर हम जो हमारा जो अदर कंपाउंड है यानी कि स्टैंडर्ड सैंपल है उसके साथ में हम कंपैरिजन करेंगे आफ्टर द 5 मिनट्स। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड सैंपल की बात करें तो यहाँ पे टेक 1 ml इतना हमारा लेना है सॉल्यूशन जो कि हम NaCl का और हम नेजल सिलेंडर में डालेंगे। नेजल सिलेंडर में डालने के बाद हम जहाँ तक वो सॉल्यूशन पहुँचा उसे हम एसिड डिनोट कर देंगे यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और उसके अंदर हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर वाटर 50 ml डाइल्यूट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे नेजल सिलेंडर के अंदर, और उसके अंदर ऐड करेंगे 1 ml HgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और उसको हम 3 मिनट के लिए क्या मतलब उसको हिलाएंगे और हिलाने के बाद उसे 3 मिनट रख देंगे। 3 मिनट रखने के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे उसके ऑक्यूपेशन टर्बिडिटी, और हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे आफ्टर द 5 मिनट्स। फिर इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन यानी कि उसके अंदर क्या हमें देखने को मिला है, क्या निष्कर्ष निकला है, इसको देखते हैं। तो सैंपल सॉल्यूशन में उत्पन्न होने वाले उपल्सन यानी कि धुंधलापन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि सैंपल सॉल्यूशन में उपल्सन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होता है तो यह क्लोराइड की
यूनिट टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि वो हमारा पास हो जाएगा। इसके विपरीत भी ओपलसेंस का अर्थ है कि रंगहीन या सफ़ेद धुंधिया रंग, और टर्बिडिटी का अर्थ होता है धुंधला या बादल जैसा दिखना। यहीं पे आपका ये क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट रहता है हमारा राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल या केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अब सल्फेट का आपको प्रिंसिपल, केमिकल रिएक्शंस, प्रोसीजर ये देखना है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसका प्रिंसिपल देखें तो यह टेस्ट बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट पर आधारित होता है। जब सल्फेट कंपाउंड की उपस्थिति होती है तो वे बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, यानी कि सल्फेट हो गया, सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई। जब इन दोनों की रिएक्शन करा रहे विद द प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमारे यहाँ पे बेरियम सल्फेट देखने को मिलता है, यानी कि BaSO4 देखने को मिलता है, प्लस 2Cl हमारा निकल गया। अगर यहीं पे हमारी एक तो रिएक्शन ये हो गई हमारी, और एक हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये वाली, यानी कि सोडियम सल्फेट वाली। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमें यहाँ पे बेरियम सल्फेट मिल जाता है, यानी कि BaSO4, और जो Na2Cl2 है वो हमारा क्या बन जाता है, NaCl, वो भी कितने मॉलिक्यूल्स, 2। इस तरीके से हमारी बैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है और हमारा ये कंपाउंड भी बन जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है, जो कि एक दूसरे के साथ इसमें भी कंपैरिजन किया जाएगा। तो टेस्ट सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सब्सटेंस इन द डिस्टिल्ड वाटर एंड ट्रांसफर इट टू नेजुरल सिलेंडर। यानी क्या हो रहा है, एक हम स्पेसिफिक क्वांटिटी लेंगे जो कि टेस्ट सब्सटेंस की, जो कि हम डिस्टिल्ड वाटर के साथ में उसको डिजॉल्व करेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसा नेजल सिलेंडर के अंदर, और उसके अंदर हम 2 ml डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसके अंदर 45 ml वाटर के साथ में मेकओवर करेंगे, यानी कि उसके अंदर हम डालेंगे और 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको हल्का सा ग्लास रॉड के थ्रू हम उसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद 5 मिनट तक रख देंगे, और उसके अंदर जो टर्बिडिटी आ रही है उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में कंपैरिजन कर देंगे। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या है कि हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक क्वांटिटी लेंगे स्टैंडर्ड सब्सटेंस की, जो कि डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व करेंगे और उसे नेजल सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद 2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 45 ml वाटर के साथ मेकओवर करेंगे। मेकओवर करने के बाद बेरियम सल्फेट रिएजेंट 5 ml उसके अंदर ऐड करेंगे और उसे भी स्टेयर करेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से। उसे 5 मिनट रख देंगे। 5 मिनट रखने के बाद हमारी जो ऑब्जर्व द टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कंपैरिजन करेंगे ऐसा टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती हो गई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में हम कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन रहता है कि टेस्ट सॉल्यूशन में उत्पन्न टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर किया जाता है। यदि टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कम होती है तो सैंपल लिमिट टेस्ट से पास हो जाएगा, और यदि टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अधिक होती है तो सैंपल टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है हमारी लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन का लिमिट टेस्ट क्या है, तो देखें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो ये बना हुआ है। अब लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो आयरन का लिमिट टेस्ट फेरस के उपयोग पर बेस्ड है। जब सिट्रिक एसिड थायोग्लाइकोलिक एसिड की उपस्थिति में यह रिएक्शन करता है तो पर्पल कलर उत्पन्न होता है,
और टेस्ट सॉल्यूशन द्वारा उत्पन्न कलर को स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन के साथ में कंपेयर किया जाता है और यह कलर केवल एल्कलाइन मीडियम में विकसित होता है और बेसिसिटी बनाए रखने के लिए अमोनिया का यूज़ किया जाता है। जैसे फेरस हो गया, फेरस को मैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई विद द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिकल सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पर फेरस थायोग्लाइकोलेट मिल गया जो कि पर्पल कलर दे रहा है और 2 हाइड्रोजन आयंस निकल गए। यहाँ पर प्रोसीजर की बात करें तो टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों देखते हैं जिसमें हमें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो टेस्ट सॉल्यूशन देखा तो सैंपल इज डिजॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि हमने सैंपल लिया और उसको हमने स्पेसिफाइड अमाउंट वाटर के साथ में डिजॉल्व किया और उसको हमने 40 ml तक उसको मेड अप करके वॉल्यूम किया। उसके बाद 2 ml ऑफ 20% मिडवे वॉल्यूम सिट्रिक एसिड को ऐड किया। ऐड करने के बाद 2 ड्रॉप हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड को ऐड की। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने 50 ml वॉल्यूम के साथ में एल्कलॉइड और जो हमारा अमोनिया सॉल्यूशन था उसको ऐड किया। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए उसको साइड से रख दिया और उसके अंदर हमने वर्टिकली व्यूड देखा कि उसके अंदर क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। फिर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो हमने यहाँ पे 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आयरन डाइल्यूटेड रेफर्स अप टू द 40 ml, यानी कि हमने यहाँ पे 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जिसको आयरन डाइल्यूटेड किया और उसको हमने क्या किया 40 ml तक उसको वॉल्यूम किया। उसके बाद 2 ml ऑफ 20% मिडवे वॉल्यूम सिट्रिक एसिड को ऐड किया। ऐड करने के बाद 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक की एसिड की ऐड की। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर 50 ml वॉल्यूम किया, यानी कि एल्कलॉइड का जो सॉल्यूशन था अमोनिया उसमें अंदर ऐड किया। ऐड करने का 5 ml हमने उसको साइड से रख दिए। 5 ml उसके साथ हमने मतलब 5 मिनट थी यहाँ पे, 5 ml नहीं है, 5 मिनट है ना। तो 5 मिनट हमने उसको साइड में रख दिया और उसका कलर डेवलप हुआ और उसको हमने वर्टिकली देखा और कंपैरिजन किया ऐसे टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। फिर कंक्लूजन देखें तो यदि टेस्ट सॉल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा डार्क नहीं होता तो सैंपल लिमिट टेस्ट फॉर आयरन पास करता है, लेकिन यदि टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से ज़्यादा डार्क हो तो सैंपल हमारा फेल हो जाता है। तो यहीं पे ही हमारा क्या रहेगा, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, नहीं लास्ट नहीं, अभी तो पहले हैवी मेटल समझ लो उसके बाद में हम समझ लेंगे आर्सेनिक। लेकिन हमारा क्वेश्चंस मोस्टली ये पूछा गया, ऐसा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो राइट डाउन द प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन प्रोसीजर विद द डायग्राम ऑफ फॉलोइंग लिमिट टेस्ट एनी वन, हमें एक करना है। तो आप हैवी मेटल करो या आर्सेनिक करो वो आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन दोनों ही अभी आपको समझ लीजिए। एक हमारा क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन प्रोसीजर विद डायग्राम ऑफ फॉलोइंग लिमिट टेस्ट एनी वन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। तो अभी हम इस वीडियो में लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को समझते हैं। तो आपका लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो है, आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट को जानने के लिए आपको सबसे पहले आर्सेनिक के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्सेनिक क्या होता है? तो आर्सेनिक यह हमारा वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि आपका नेचर में आपका प्रेजेंट रहता है, और आर्सेनिक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। इसकी वजह से स्किन कैंसर, किडनी एंड लिवर फेल्यूर आदि भी आपको देखने को मिलते हैं।
और यह टेस्ट आर्सेनिक की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो आपको इस लाइन से क्या समझ में आया? आपको क्या पता चला कि आर्सेनिक किस कलर का रहता है? तो आर्सेनिक हमारा वाइट कलर का पाउडर होता है, जो कि आपको नेचुरली आपको प्रेजेंट रहेगा। और आर्सेनिक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके की डिसीज़ भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, किडनी एंड लिवर फेलियर आदि आपको डिसीज़ देखने को मिलती हैं। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है आपका आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का? तो सैंपल में आर्सेनिक हमारा प्रेजेंट रहता है, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडीन, जिंक आपका HCl में रिएक्शन करके आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आर्सेनिक एसिड नेस्केंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आर्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर नेस्केंट हाइड्रोजन वह जिंक और HCl की क्रिया से प्राप्त होता है, जो कि आर्सिन गैस होती है, और यह मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके येलो स्टेन देती है। जो येलो स्टेन होता है वो हमारा डायरेक्टली आर्सेनिक के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर इसको सीधी लैंग्वेज में समझे सिंपल में, तो इस तरीके की रिएक्शन देखिए। सबसे पहले हमारे पास आर्सेनिक एसिड है। आर्सेनिक एसिड का हमने क्या किया, HCl या जिंक और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हमने इसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन कराई। तो जो ये आर्सेनिक एसिड है ये हमारा कन्वर्ट हो गया आर्सेनियस में। अब आर्सेनियस में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या है, ये जो H3ASO4 है यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से H3ASO3 यहाँ पे आ जाएगा O3, ऐसे यहाँ पर भी हमारा O3 आ जाए, यानी कि आर्सेनिक एसिड जो हमने नेस्केंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर आर्सिन गैस देखने को मिल रही है। जैसे आर्सिन गैस देखने को मिल रही है तो आर्सिन ही गैस को हम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि ये हमें कैसा कलर देगा, येलो स्टेन देगा। जिसके बाद एपरेटस की बात करते हैं। आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट करते हैं उसमें एपरेटस कौन सा यूज करते हैं, तो वो है हमारा गटजेट एपरेटस, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपसे नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का आप अपना एपरेटस बताइए, कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं, तो आपको इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, डी फार्म बी फार्म दोनों के लिए ही। तो अगर MCQs में पूछा जाएगा डी फार्मा में, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है, तो आपको ये बताना है ना। और अगर आपसे नॉर्मली अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एपरेटस तो बनाना ही बनाना है, डी फार्म बी फार्म दोनों के लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद ये हमारा डायग्राम रहता है जो कि गटजेट एपरेटस का है। ये हमारी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगाते हैं, और यहाँ पे रबड़ बग होती है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है विद द एक्सटर्नल डायमीटर, और यहाँ पे ये होल रहता है गैस के लिए, और यहाँ पे ग्रैनुलेटेड जिंक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके प्रोसीजर की बात। तो प्रोसीजर को भी हिंदी में ही समझ लो जिससे आसानी रहे। अब टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सैंपल को ले लेते हैं सबसे पहले और उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। सैंपल कौन सा लेंगे, आर्सेनिक की बात चली तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर्सेनिक का ही सैंपल लेंगे जिसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, और स्टेनेट HCl यानी जिसमें ये हमारे फ्री रहते हैं, इनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे, और वहाँ पर हम 10 ग्राम हमारे ग्रैनुलेटेड जिंक और आर्सेनिक फ्री हम उसके अंदर ऐड करेंगे। फिर सॉल्यूशन को 40 मिनट तक रख देंगे,
और 40 मिनट तक रखने के बाद फिर जो मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर होते हैं वहाँ उसको येलो स्टैंड मिल रहा होता है, उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं। यानी कि जो हमने ये बना है सॉल्यूशन उसमें हम मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर को डालेंगे, जैसे ही डिप करते हैं तो हमें उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है उसके साथ फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि उसका क्या कलर निकल के आया है। फिर जो अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो जो सैंपल हमें पता होता है उसे हम डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन के साथ में डिजॉल्व करते हैं और स्टैंडर्ड HCl और हमारा 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे, जिससे 10 ग्राम हम इसमें ग्रैन्युलेटेड जिंक डालेंगे और फिर इस सॉल्यूशन को मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ यानी कि मर्क्यूरी पेपर पर हम 40 मिनट तक रख देंगे। और फिर 40 मिनट तक रखने के बाद क्या होगा, फिर इस स्टैंड को हम मर्क्यूरी पेपर के कलर से टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ क्या होता है कंपैरिजन किया जाता है। टेस्ट सॉल्यूशन है तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपैरिजन करेंगे और अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन देखें तो यदि सॉल्यूशन का स्टैंड यानी कि मतलब यदि टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के स्टैंड से ज़्यादा होता है, यानी कि जब हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा यह टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाएगा अगर टेस्ट सॉल्यूशन से ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा ज़्यादा हो जाता है तो, और यदि हमारा स्टैंड कम होता है तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक कंप्लीट होता है। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स प्रिंसिपल देखें तो सैंपल में प्रेजेंट मेटल आयंस हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करके मेटल सल्फाइड बनाते हैं, जैसे कि मेटल हैवी ये और हाइड्रोजन सल्फाइड। जब इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा मेटल सल्फाइड देखने को मिल रहा है और हाइड्रोजन निकल जा रहा है और ये कौन सा कलर दे रहा है, ब्राउनिश कलर दे रहा है। और इसके अंदर जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, नेजुलर सिलेंडर यूज़ करते हैं। अगर प्रोसीजर की बात करते हैं तो टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टेस्ट सॉल्यूशन क्या है, 2 ml सैंपल सॉल्यूशन को नेजल सिलेंडर में लेना होता है, फिर इसको 25 ml वाटर से डाइल्यूट करते हैं और फिर डाइल्यूट एसिटिक एसिड अमोनिया सॉल्यूशन का यूज़ करके pH को 3 से 4 तक मेंटेन करते हैं और डाइल्यूट अप टू द 35 ml एंड 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड डाइल्यूट अप टू द 50 ml, यानी कि जो हमारे ये सबस्टेंस है उसको हम डाइल्यूट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेते हैं और 25 ml तक डाइल्यूट करेंगे और 25 ml वाटर से डाइल्यूट करते हैं, फिर डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड अमोनिया सॉल्यूशन का यूज़ करके उसके pH को 3 से 4 तक मेंटेन करेंगे और उसे 35 ml से उसको डाइल्यूट करने के बाद 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन लेंगे, उसको ऐड करेंगे और 50 ml तक उसको डाइल्यूट करेंगे। कंक्लूजन देंगे तो टेस्ट सॉल्यूशन में जो कलर प्राप्त होता है उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से प्राप्त कलर के साथ में कंपेयर किया जाता है। थैंक यू सो मच।